नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में हम एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इस क्लास में हम अंकित भाटी सर की बुक करेंगे। तो आज की क्लास हम इतिहास की क्लास 4th करेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको डिटेल से पढ़ रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस बुक को और मेरे साथ स्पीडी करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, मेरे चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर का भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट। तो अगर ये दोनों बुक्स आप कंप्लीट कर लेते हो, आप 100% जीएस में 40 में से 40 मार्क्स ले लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। आप समझ ही चुके होंगे कि हर क्लास में हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि, उपहार में जो दी जाती थी भूमि का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर है शाल भोग। क्या नाम है? शाल भोग। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए मतलब विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, मतलब जो स्कूल वगैरह के लिए जो भूमि दी जाती थी, वो उस भूमि का उल्लेख किस नाम से मिलता? तो उस भूमि को बोलते थे शाल भोग बोलते थे। क्या बोलते थे? शाल भोग। अब व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये लाइन तो इसमें व्याख्या में तो सेम लिखी हुई है, बस महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं हम लोग। तिरुनम तट कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे। ठीक है, ये नाम किसके लिए है? मंदिर के लिए अगर उपहार में भूमि दी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? तिरुनम तट कनी। बेलन बकाई किसके लिए दी जाती थी भूमि? वो भूमि उसको बोलते थे बैगन बगाई। किसको बोलते थे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि जब दी जाती थी। और पल्ली छद्म जो भूमि दी जाती थी वो दी जाती थी जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। पल्ली छद्म क्या बोला जाता था? जैन संस्थान जो होते थे उनको दान की गई भूमि को हम क्या बोलते थे? पल्ली छद्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर है राजस्थान में। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं इसकी। जो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। मांडव मांडव पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। मांडव पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। सद्भावना शिखर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सद्भावना शिखर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जरगा कहाँ पर है? राजस्थान में। जरगा कहाँ पर है? राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या सेम है। महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। 20 जून 712 ईस्वी में कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ। 20 जून 712 ईस्वी में कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर पराजित हुआ। जिसमें कौन पराजित हुआ? दाहिर पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चेरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया है। बाल गंगाधर तिलक को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय अशांति के जनक बोला गया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला गया है? भारतीय अशांति का जनक बोला गया है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चेरोल के द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, उसकी डिटेल देख लेते हैं। वैलेंटाइन चेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये गर्म दल के अग्रणी नेता थे। ये कैसे नेता थे? गर्म दल के थे और अग्रणी नेता, सबसे बड़े नेता गर्म दल के थे ये। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। शांति प्रिय व्यक्ति किसे बोला गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। शांति प्रिय व्यक्ति किसे बोला गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे बोला गया है? बिपिन चंद्रपाल। क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे बोला गया है? बिपिन चंद्रपाल को। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे बोला गया है? दादा भाई नेहरू जी को। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे बोला गया है? दादा भाई नेहरू जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 65 है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1765 में। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई? तो 1765 में। अब व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई। तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। उस समय का शासक कौन था? मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को पराजित हो जाने के बाद कंपनी ने इलाहाबाद के और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो आंसर है साबरमती से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो आंसर है साबरमती से। अब डिटेल देख लेते हैं इसकी। गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दंडी के लिए प्रस्थान किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया? तो आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की चार मीनार का निर्माण कराया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। डिटेल देखते हैं हम लोग इसकी। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश को पांचवा सुल्तान था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का पांचवा सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 68 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई? तो आंसर है 1958 को। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई? तो 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई। यह द्विभाषी रॉक शिलालेख थे। ये कैसे थे? द्विभाषी रॉक शिला थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेरी फैनथेरेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेरी फैनथ्रेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 थी। कितनी संख्या थी? 14 थी। अभिलेखों को पढ़ने में सफलता 1837 में हुई थी। किसने की थी? जेम्स प्रेसेज ने। 1837 में जेम्स प्रेसेज ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ठीक है, कर लिया जाता था। तो बेटी किस शासकों द्वारा? तो चोल शासकों द्वारा। बेटी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया एक कर था। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एक कर एकत्र किया जाता था, जिसे बेट्टी कहा जाता था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। कितना लिया जाता था? 1/3, तिहाई हिस्सा लिया जाता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। कैसी समिति थी? उर कौन थी? सर्वसाधारण मतलब सामान्य लोगों की एक समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बाग बगीचों के लिए भूमि अधिग्रहण करना था।
ठीक है, इसका काम क्या था, कार्य क्या था, तालाब और बगीचों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो आंसर है प्लासी की लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो प्लासी की लड़ाई में। अब डिटेल देखते हैं इसकी। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए, विजयी हुए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अपने महानिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? आंसर है कुशीनगर में। अपने महानिर्वाण के पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया। अब व्याख्या देखते हैं। अपने महानिर्वाण के पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। मतलब महानिर्वाण का मतलब है मृत्यु। ठीक है। प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश दिए बुद्ध ने श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश दिए बुद्ध ने श्रावस्ती में। सब पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और त्रिरत्न की इन्होंने स्थापना की। वो त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आंसर है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। अब डिटेल देखते हैं इसकी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू किया गया था। प्रमुख क्षेत्र इसके थे मद्रास, बंबई, असम, पूर्वी बंगाल। ये क्वेश्चन पूर्ण बन जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्र पर थी, तो 51% भूमि पर यह लागू थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? कॉर्नवालिस ने की। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? कॉर्नवालिस ने की। महलवाड़ी की व्यवस्था किसने की? मैकेंजी ने की। महलवाड़ी की शुरुआत किसने की? मैकेंजी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल होता है, तार होता है, उससे जो इससे क्या बनाया गया था? जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके क्या बनाया गया था? जलरोधी बनाया गया था। अब डिटेल देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो आंसर है बीरबल। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से मतलब लोकप्रिय थे? तो बीरबल। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता, तो ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर भी थी। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में कौन थे? प्रमुख वजीर थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भगवान दास कौन थे? अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। ये नवरत्न है इनके। ठीक है, भगवान दास को क्या दिया गया था? अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। अबुल फजल को अनवर ए शादात की उपाधि दी गई थी। अबुल फजल को अनवर ए शादात की उपाधि दी गई थी। फैज को यार दानिश की उपाधि दी गई थी। फैज को यार दानिश की उपाधि दी गई थी। और बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। बीरबल को क्या किया गया था? कवि प्रिय बोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की?
जिसमें सेना ने को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये पद्धति कौन सी थी? तुलुगमा। क्या नाम था? तुलुगमा। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। अब व्याख्या देख लेते हैं और मुख्य बिंदु देख लेते हैं। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। महत्वपूर्ण बिंदु है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति या युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? आगरा में। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। अब डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन की। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं। ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दे दी। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो तक्षशिला के। कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। राजा आम्भी तक्षशिला के शासक थे। आम्भी ने 326 से 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। आम्भी ने 326 से 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। अब नेक्स्ट इसकी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की हम लोग। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशाला कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है क्या? ऊन। जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। सूफी संत ऊनी कपड़े पहनते थे। सूफी संत जो होते थे वो ऊनी कपड़े पहनते थे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। सूफी संत से शिष्यता मतलब कि शिष्य बनता था जो उसे क्या बोलते थे? मुरीद कहते थे। सूफियों का धर्म संघ दो भागों में विभक्त था, बाशारा और बेशारा। सूफी जो धर्म था वो दो भागों में विभाजित था, बाशारा और बेशारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको मैं याद दिला दूं फिर से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। और जिन भाई बहनों ने ये काम कर दिया तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण किया जिसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण किया जिसका नाम था क्या? सीरी। सैनिकों के लिए क्या नाम रखा गया था? सीरी। अब व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया। सीरी किला दिल्ली में स्थित है। सीरी का किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जिसके निर्माण का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना था। जिसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? मंगोलों के आक्रमणों से बचना था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। अलाउद्दीन ने क्या शुरू किया था?
अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। अब व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, डिटेल जरूरी है हमारे लिए। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ये गर्म दल के नेता थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे और ये कैसे नेता थे? गर्म दल के नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। इनका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वेदों का प्रचार करना था। ठीक है, यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। चलते हैं।